जब पहला कोई इंसिडेंट होता है तो आप इंसिडेंट याद कर रहे होते हैं, और जब दूसरी बार आप याद कर रहे होते हैं तो आप वो याद को याद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट हो तो तुम एक्चुअल में मेजर कर सकते हो कि धरती कितना खिसकी है। अगर तुम हरामी हो, सामने वाला भी हरामी है, बेस्ट कपल। लव इज ऑलवेज वन साइडेड। थोड़ा तो एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती है। लस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया जिंदगी का। मोबाइल का होना अनिवार्य है किसी भी लड़ाई के लिए। थोड़ा ऑफिशियली शुरू करते हैं। नमस्ते, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक आफ्टर पहला वाला जो शूट हुआ था अपना, और आई गेस 2 घंटे का था और बहुत ही बेशकीमती बातें थी उसमें, बट वो नहीं रही। बेशकीमती तो खैर नहीं थी, बट ठीक है, ओके फाइन। बकैती कुछ तो इज माय फॉर्टे, तो वो बकैती तो कर ही लेते हैं, उसमें क्या है। तो वही सवाल था मेरा कि एक तो फॉर द ऑडियंस, अगर इन अ ब्रीफ और शॉर्ट सेंटेंस अगर आप बता सकें, व्हाट इज साइंस कम्युनिकेशन, और टू कम्युनिकेट साइंस और जो भी आप बताते हैं उसके अंदर स्टोरीज का कितना बड़ा महत्व है। मतलब स्टोरीज तो सेंट्रल आइडिया है। अगर इतिहास में भी हम बात करें तो जो भी तुमको अगर सिखाना है किसी को, तो हम कोशिश करते थे कि कहानियों के जरिए सिखाएं। गाना जैसे बोलते हैं कि स्टोरी इज जस्ट लाइक अ गाना, कि तुमको उसके अंदर में एक रिदम है, उसके अंदर में एक शुरुआत है, एक कुछ बीच में आता है, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, खत्म होता है। तो जिस तरीके से तुम बच्चे को गाना, वो पहाड़े भी सिखाते हैं तो सिखाते हैं 2 एकम 2 2 1 2, तो वो जो रिदम है उस। और द सेंट्रल आइडिया साइंस कम्युनिकेशन में मेरे लिए एक्सप्लेनेशन है, किसी भी चीज की द क्लोजेस्ट रियल एक्सप्लेनेशन। और उसमें सब आ जाएगा। मतलब कि अगर कल को अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई आपके गाय के गोबर में जो है वो पर्टिकुलर ताकत है जिससे कि आपको बॉडी बन जाएगी, तो फिर दिस इज एन एक्सप्लेनेशन। ओके फाइन, गुड, आपकी एक्सप्लेनेशन है। फिर एक स्टोरी मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट वो स्टोरी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कि वो सत्य के ज्यादा करीब होगी, वो एक्सप्लेनेशन। बस वो सेंट्रल द आइडिया इज ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर उठा के देखो, जैसे कोई कुछ भी उठा लो, जैसे कि लोग हमेशा क्या देखते थे, लोग हम उन लोगों को बेवकूफ मानते हैं जिन लोगों ने बोला कि धरती सपाट होती है। आज की तारीख में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम उन लोगों को बेवकूफ मानते हैं जो फ्लैट अर्थर्स जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो लॉजिकल है, तुम इलॉजिकल हो। कैसे? क्योंकि वो एक्चुअल में जो चीज देख रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो चीज उनको नहीं दिख रही है उसको वो दरकिनार कर रहे हैं। और तुम अगर देखो, क्योंकि भाई टाइको ब्राहे वो पहला बंदा जिसने बोला कि धरती पे, उसने बोला कि 12 बजे ना यहाँ पर एक खंबा होता है, मैं उसकी शैडो को वो कर लूंगा, क्या नाम है, उसकी शैडो को मैं माप लूंगा, और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बिल्कुल एक ऐसा ही खंबा है, मैं वहां पर भी जाऊंगा और ठीक दोपहर 12 बजे उसकी शैडो भी मैं कैलकुलेट करूंगा। अगर धरती फ्लैट है तो दोनों की जो शैडो है आइडेंटिकल होनी चाहिए दोपहर 12 बजे। लेकिन अगर धरती में हल्का सा भी कर्व है तो दोनों की शैडो जो है दोपहर 12 बजे आइडेंटिकल नहीं होगी, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। और लिटरली उस अंतर के बेसिस पर, थोड़ी सी कैलकुलेशन के बेसिस पे, आर्क और डिग्री के कैलकुलेशन के बेसिस पे तुम मोटा माटी धरती की सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हो, और उसने निकाली भी। और वहां से लेकर के आज की तारीख में जब कोई व्यक्ति स्पेस में गया और उसने थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखा कि लिटरली चीजें कर्व हो रही हैं, मतलब बहुत दूर जाकर के मुझे कर्वेचर भी नजर आ रहा है। चाहे वो धीरे धीरे, जब मैं जहाज को गायब होते हुए देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो नीचे की तरफ गायब होता है, ऊपर की तरफ गायब नहीं होता, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गायब हो रहा होता है। तो अगर तुम यही बात कर रहे हो कि तुम चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, मतलब अगर साइंस की प्रेमाइस में हम सिखाते हैं ना कि ऑब्जर्व करो चीजों को, जो दिख रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो अच्छे से ऑब्जर्व तो फ्लैट अर्थर्स कर रहे हैं ना, क्योंकि वो अगर जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में वो उसी को बोल रहे हैं कि भाई मुझे नहीं दिख रही है कर्वेचर। उसी तरीके से तुम ग्रेविटी को उठा लो, जो ज्यादातर लोगों ने कहा, एरिस्टोटल ने कहा, क्या कहा कि भैया वो देख रहे हैं कि जब भी वो किसी चीज को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ गिरती है। किसी व्यक्ति को नहीं दिखा कि कुछ और हो रहा है, हर व्यक्ति को यही दिखा कि कोई भी चीज छोड़ो नीचे की तरफ जाती है। तो हर व्यक्ति लॉजिकल सोचा, जितने भी एरिस्टोटल ने बोला, ब्रह्मगुप्त ने बोला, सब ने बोला, लॉजिकल बोला कि चीजों को धरती की, हर चीज की जो प्रवृत्ति है, हर चीज की जो टेंडेंसी है वो धरती की तरफ जाने की है। एक बेवकूफ आया जो बिल्कुल ऑपोजिट बोलने लगा, बोल रहा कि जितनी फोर्स से ये नीचे गिर रहा है ना, उतनी ही फोर्स से धरती भी इसकी तरफ आ रही है। ये बेवकूफ आदमी था न्यूटन। अब सोचो कि जो बिल्कुल गैर
जो गैर ऑब्जर्विंग वाली बात है ये लोग कर रहे हैं, जो कि क्या नाम है, मैंने फ्लैट अर्थर्स के फेवर में एक आर्गुमेंट देने की कोशिश की, भाई वो सच में ऑब्जर्व कर रहा है वो बंदा। हम लोग हैं जो मान करके बैठे हैं किसी की, बिल्कुल जैसे बाबा लोगों की बात हम मान लेते हैं बगैर कुछ सोचे जाने, वैसे ही तुमने अपने स्कूल के अंदर में क्या नाम है, तुमने बोला कि मैंने तो फोटो देखी हुई है इसलिए मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका प्रूफ ज्यादा वैलिड है उसके हिसाब से। मतलब कि अगर यही प्रूफ है कि मैं क्या देख रहा हूँ, कि तुमने बोला कि मैंने एक फोटो देखी है किताब के अंदर में, और वो कह रहा है नहीं भाई मैं अस्तित्व में देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे सीधे जाती है, तो उसका प्रूफ अभी ज्यादा वैलिड चल रहा है। वो व्यक्ति, उनका प्रूफ अभी ज्यादा वैलिड चल रहा है जो बोल रहे हैं कि भाई सब चीजें नीचे ही तो जाती हैं, सब चीजें नीचे ही तो जाती हैं। लेकिन ठीक है, क्या नाम है, जब लोग नॉर्मल टेंडेंसी से हट करके सोचे, वो नया नजरिया, एक्सप्लेनेशन का नया नजरिया, फिर जब उनको टेस्ट किया गया फिर पता चला कि ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि न्यूटन ने जब ग्रेविटी की व्याख्या कर दी तो वो टर्मिनल व्याख्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद ग्रेविटी की व्याख्या नहीं हुई, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहां पर न्यूटन का जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1m/r² वाला जो है, वो जहां काम नहीं करता है वहां थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है। मतलब आइंस्टीन ने ग्रेविटी की व्याख्या न्यूटन से अच्छी की हुई है। लोग ग्रेविटी इसका श्रेय कभी आइंस्टीन को नहीं देते हैं लोग, कि ग्रेविटी की। अब देखो कि अब जरा स्पेक्ट्रम देखो, स्पेक्ट्रम में क्या नजर आ रहा है, स्पेक्ट्रम में नजर आ रहा है सबसे पहले एरिस्टोटल, जिसने ये एक्सप्लेनेशन दी ऑब्जर्व करके कि चीजें धरती की तरफ जाती हैं। फिर इससे एक लेवल ऊपर बेटर एक्सप्लेनेशन आई न्यूटन की, जिसने बताया कि उतनी ही फोर्स से धरती भी उस पर्टिकुलर चीज की तरफ जा रही है। वो इतना कम खिसक रही है कि तुम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो अपनी आंखों से, लेकिन अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट हो तो तुम एक्चुअल में मेजर कर सकते हो कि धरती कितना खिसकी है। केवल तुम जब तुम उछलते हो इस धरती पे तब धरती भी हिलती है, फैक्ट है ये। तो ये लेवल नंबर 2 की व्याख्या है। और इसके भी ऊपर की व्याख्या किसने की हुई है स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूअम से, कि कोई भी भारी चीज अपने आसपास स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। ये वाली जो व्याख्या है ये ग्रेविटी की और अच्छी व्याख्या है, जिसमें, और ये अब मेरे को यही क्या, अब मेरे को साइंस कम्युनिकेशन में एक सेंट्रल आइडिया किसका नजर आ रहा है, एक्सप्लेनेशन का। अब वो बाबा जब मेरे को एक एक्सप्लेनेशन देता है तो मैं उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ कि ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है। कल को कोई और व्यक्ति भी आ सकता है जो कह सकता है कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया मैं उससे बेहतर एक और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यही तो प्रोसेस है, यही मेरे लिए साइंस कम्युनिकेशन है, ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं। तो साइंस का चस्का कहाँ से लगा आप? साइंस का चस्का 12वीं के बाद से ही है, मतलब कि हल्का सा 11th-12th में हल्का सा फिर भी लगा होगा अपने आप में। फन फैक्ट से शुरुआत हुई होगी मेरे ख्याल से, अगर मैं, क्योंकि मैं भी अभी अगर बता रहा हूँ तो आई कैन नॉट टेल यू द ट्रुथ व्हाट एक्चुअली डिड हैपन। मैं बता सकता हूँ जो मुझे याद है, क्योंकि हम कुछ पा लेने के बाद, कुछ कहीं पहुंच जाने के बाद वी टेंड टू मेक स्टोरीज रेट्रोस्पेक्टिवली। हम अपनी याददाश्त पर भी उतना विश्वास नहीं कर सकते जितना लोगों को लगता है कि यादें विश्वास पात्र नहीं होती हैं। जब पहला कोई इंसिडेंट होता है तो आप इंसिडेंट याद कर रहे होते हैं, और जब दूसरी बार आप याद कर रहे होते हैं तो आप वो याद को याद कर रहे होते हैं। और इसीलिए इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपके और आपके दोस्त के साथ कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, और आज से 20-25 साल बाद जब आप दोनों उस पर्टिकुलर इवेंट को डिस्कस करें कि ऐसे ऐसे हमने पागलपंती करी थी, तो हो सकता है कि दोनों के अकाउंट थोड़े से अलग अलग हों, क्योंकि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी यादें भी आपको धोखा दे सकती हैं। तो ये वाली भी अगर मैं बोलूंगा भी तो वो एक रेट्रोस्पेक्टिव ही रीजनिंग होगी, कि मेरे को हमेशा से फन फैक्ट में मजा आता था। फन फैक्ट वही नजरिया वाली बात है कि फन फैक्ट होते क्या है। फन फैक्ट वो होते हैं कि तुमको जो पहले एक एक्स तरीके से सोचा करते थे तुम, या किसी चीज पे तुमने ध्यान नहीं दिया था, और जैसे ही तुमको कोई नया नजरिया मिलता है, और वो जोक की फॉर्म में भी हो सकता है, कई बार तुमने वो डैड जोक होते हैं या कोई भी चीज वो जोक की फॉर्म में भी हो सकता है, वो एक इसकी कि तुमने जो नहीं सोचा था या जिसको तुमने दरकिनार कर दिया था, और तुम्हारे मुंह से ये निकले कि अरे हाँ यार इसको तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं यार, क्या सही चीज है यार ये, मतलब ऐसे तो इसको बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हम हैं ही कौन, हम केवल और केवल
पुलिंदा है कि जिस तरीके के लोग गलती से मिल गए, जिस तरीके के किताबें गलती से हाथ लग गई, जिस तरीके के डिस्कशन में चले गए, जिस तरीके के दोस्त मिले कि भई चल वहाँ जश्न-ए-रेख़ता में चलते हैं। कोई इधर से बोल गया कि यार वहाँ पर मतलब 5 स्टार में हमारे लिटरली सर थे तो उनको इन्विटेशन आते थे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के, तो बोलते थे 5 स्टार में वहाँ पे खाना मिलेगा, तो हम चले जाते थे। 5 स्टार में खाना मिलता था और वो वहाँ पे वो लेकिन फार्मास्यूटिकल्स की वो होती थी, तो वहाँ पे कुछ कानों में पड़ जाता था गलती से। तो करते-करते बस वो आ गए बस कैसे भी करके यहाँ पर मतलब आई कैन नॉट मैं ये कहूँ कि मैं दोबारा से वो जीवन जीऊँ तो यही वापस आकर के खड़ा होऊँगा तो ऐसा तो नहीं होगा। कहीं मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई एम गेटिंग एक्सपोज्ड टू मैं किसी और डायरेक्शन में भी चला जा सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बताया कि आफ्टर 12th नवल रविकांत का जो था कि आपकी दूसरी ज़िंदगी जब आपको पता चलता है कि एक ही ज़िंदगी है, तब शुरू होती है। व्हाट वाज़ दैट मोमेंट? ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट था जो आपके साथ हुआ था या व्हाट वाज़ दैट जब आपको ये पता चला कि यार अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ज़िंदगी का कि थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा या फिर नहीं, समझ अभी आ भी गया कि कौन-सा आ एक ही गया। ज़िंदगी रहे? अभी भी कौन-सा आ गया। मतलब अगर आ गया होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता और अगर मतलब कि देयर आर 2 थिंग्स एक है एक को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक को बोलते हैं रियलाइज़ेशन। तो मैं अभी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हूँ, अभी मैं रियलाइज़ेशन के लेवल पे नहीं हूँ। इट मे साउंड लाइक फ्रॉम माय साइड कि यार इसको पता है बट नो। अ, हर बार मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के। तो एक एग्ज़ाम्पल ये वाला कि एक 8वीं क्लास का बच्चा है। 8वीं क्लास का बच्चा बोलता है कि उसने कहीं से सुना हुआ है कि कि भई प्यार में बड़ी वाट लगती है। है ना? वो रब ने बना दी जोड़ी के अंदर में वो बोलता है ना तानी पार्टनर प्यार में बड़ी वाट लगती है, प्यार में बड़ा दर्द होता है, तानी पार्टनर प्यार में हाँ। बड़ा दर्द होता है। तो लेकिन एक है बीएससी का बंदा, वो एक प्यार मतलब बंदा या बंदी जो भी है प्यार में पड़े, खूब खेले, घूमे, मतलब पूरा डोपामाइन का सर्ज लिया, आनंद लिया और फिर टिपिकल ब्रेकअप वाला सीन हुआ, लड़े, झगड़े, रोए, पूरा ब्रेकअप हुआ, कुत्ते की तरह रोए। फिर दिन गुज़रते चले गए, धीरे-धीरे यू ट्राई टू मूव ऑन और अभी यू आर एट पीस और अब इन दोनों बंदों को पकड़ के लेकर के आओ और दोनों के मुँह से एक ही स्टेटमेंट निकलेगा। वो 8वीं क्लास का बच्चा जिसने मूवी देख करके इधर-उधर से सुन करके वो भी बोलेगा प्यार में वाट लगती है और ये बंदा या ये बंदी जब मुँह से निकालेगा कि वो भी उसके मुँह से आइडेंटिकल स्टेटमेंट निकलेगा यार प्यार में बड़ी वाट लगती है। लेकिन दोनों के रियलाइज़ेशन में ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो अभी मैं बाकायदगी कर सकता हूँ, लेकिन वो दैट इज़ मियरली एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो जिस दिन शायद और इट्स नॉट अ रूल कि भैया मैं यहाँ काम हाँ। करूँगा, नहीं करूँगा लाइक कोई रूल तो है नहीं बट आई अंडरस्टैंड एंड आई एडमिट दिस थिंग कि अभी मैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हूँ। शायद यहीं से अगर कोई पॉसिबिलिटी इग्नाइट होती है तो होती है कि अगर शायद कोई एक दिन ऐसा आए कि मैं रियलाइज़ेशन के लेवल पे शायद पहुँच पाऊँ। नहीं, नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे आपने प्यार के बारे में बात करी, ब्रेकअप्स के बारे में बात करी, तो व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ लव? और आपके कभी ज़िंदगी में ब्रेकअप हुए हैं, तो आपने कैसे डील किया है उनके साथ? मेरी रिलेशनशिप्स ज़िंदगी में कैसी कभी रही हैं कोई आपकी? ब्रेकअप नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी में फॉर्च्यूनेट मतलब कि कभी कोई ब्रेकअप नहीं हुआ। फॉर्च्यूनेटली। इट इज़ अ फैक्ट हुआ होता बट मैं डरता बहुत था ब्रेकअप या इस तरीके की चीज़ों से। मेरे को बैचलर्स में ये तक पता था कि मैं आई डोंट नो मैंने कैसे ऑब्ज़र्व किया बट अभी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि यार ये बहुत ही सीरियस ऑब्ज़र्वेशन है। और दैट ऑब्ज़र्वेशन वाज़ कि मैंने कभी कोई ऐसा लड़ाई, ऐसा पागलपंती नहीं देखी, जिसमें सेंटर में मोबाइल ना था। मोबाइल का होना अनिवार्य है किसी भी लड़ाई के लिए क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है ना कि तुम्हारे को अगर कुछ फ़ील कर रहे हो तुम, तो वो 1 सेकंड में उस तक पहुँच पहुँच जाएगी वो बात, है ना? और वो जनरली हाँ। यही होता है ना ज़्यादातर कि तुम जब एक पर्टिकुलर स्टेट में होते हो, एक एंगर के स्टेट में होते हो, देन यू मे से समथिंग और लोग कह देते हैं। अभी क्या है कि मोबाइल की वजह से क्या हुआ कि वो 1 सेकंड में वो मेंटल स्पेस जिसमें तुम भी नहीं होना चाहते हो, वो मेंटल स्पेस तुम सामने वाले तक पहुँचा देते हो अपने मैसेजेस के ज़रिए, अपनी कॉल के ज़रिए। अब एक सिनेरियो सोचो कि तुम्हारी अगर स्कूल में मतलब कॉलेज में है कोई बंदी और फ्राइडे को अगर लड़ाई हुई है, अब सैटरडे संडे छुट्टी है, हुँ। 2 दिन तुमने इधर मस्ती मारोगे, कुछ करोगे, मंडे तक तुमको याद भी नहीं होगा कि भाई क्या था, क्यों क्यों था 90% ऑफ द टाइम। और हाँ। मतलब कि वो जल्दी में कि मैं तुरंत आंसर दूँ या मैं तुरंत वो करूँ। इसका और भी मेरे को बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। जब भी लड़ाइयाँ होती है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो होती थी। अगर पहले 5 मिनट के अंदर में थप्पड़ पड़ गया किसी को तो लड़ाई होगी। अगर 5 मिनट के अंदर में थप्पड़ नहीं पड़ा है तो फिर ये बकैती करते हुए कुत्तों की तरह अपने-अपने घर चले जाएँगे। तू हाथ लगा, तू करके दिखा, तू करके दिखा। अगर 5 मिनट में नहीं पड़ा है थप्पड़,
तो फिर नहीं होगी लड़ाई। फिर उसके बाद केवल ये हाथ मतलब चिल्ला, हो सकता है आधे घंटे तक राड़ा चलता रहे, लेकिन ये अब हाथ हाँ। नहीं उठेगा किसी का, क्योंकि वो मोमेंट पास हो गया। उसी तरीके से मेरे को दिखता था कि मैं कि कुछ तो हो रहा है यार, कि मेरे पास 2 इंसेंटिव थे। इससे इंसेंटिव नंबर 1 कि मुझे कोई परेशान नहीं करेगा घर वाला, कि अगर मैं कॉलेज गया हूँ तो गया, अब ये आएगा तो आएगा। तो ये वजह थी। तो कभी किसी से हुआ नहीं, रिलेशनशिप में आया था, मैं मास्टर्स में आया था, और तो वो ब्रेकअप कभी हुआ नहीं मास्टर्स के बाद आज तक। और उसके पहले कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ, तो कुछ तो ऐसा है नहीं, मतलब कि मेरे पास कोई स्टोरी, अगेन नथिंग टू टेल। लेकिन हाँ, मैं प्यार वो का ज़रूर बताना चाहूँगा, बिल्कुल। आइडिया। सेंट्रल आइडिया, क्योंकि प्यार की डेफिनेशंस भी बहुत सारी है, मैं मेरे लिए 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट, लव इज़ ऑलवेज़ वन साइडेड। जिस तरीके से यू आर ऑलवेज़ अलोन, ओके। डज नॉट, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों के साथ मस्ती नहीं करोगे, खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं, मज़े नहीं मारोगे, बट दिस आइडिया बिल्कुल। विल नेवर लेट यू हर्ट इफ यू एंटरटेन द आइडिया दैट यू आर अलोन। पहला पॉइंट। ऑन द सेम ट्रेजेक्टरी, it will never let you hurt if you entertain the idea कि love is always one sided। होता ही वन साइडेड है, तुम्हारा सामने वाले पे कोई अधिकार ही नहीं है। तुमको पता, तुमको है तो है, खत्म बात। तुमको ये कौन बोल रहा है जाकर के कि सामने वाला भी तुमसे करेगा तभी ही लव जो है वो अपने मतलब तभी वो लव कहलाएगा। लव हमने बना दिया है ना कि वन साइडेड वर्सेस टू साइडेड, जबकि टू साइडेड तो इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, मतलब लोगों को लग सकता है इट इज सच अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट ये। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में उसमें चीजें अच्छी नहीं चल सकती हैं, नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से यू आर एक्चुअली अलोन, ऑलवेज यू आर ऑलवेज अलोन। बट अगर तुम ये आइडिया एंटरटेन करते हो तो मेरे को लगता है और ज्यादा अच्छे तरीके से तुम लोगों के साथ मिल सकते हो, खेल सकते हो, जान सकते हो, और इट विल अलाउ यू टू एक्सरसाइज ऑल द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट, कि भाई उसकी वजह से तुम लोगों के साथ खेल पाओगे, लेकिन कभी भी यू विल नेवर फील लोनली, क्योंकि यू न्यू कि भाई अकेले ही तो थे, क्योंकि वो हर्ट नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर मेरा एक्सियम है मुझे हर्ट नहीं होना है, अगर मेरा एक्सियम है कि मुझे हर्ट नहीं होना है, तो दिस स्टेटमेंट इज अ गोल्डन लाइन फॉर एनीवन हु डज नॉट वांट टू गेट हर्ट, कि लव इज ऑलवेज वन साइडेड, वो होता ही वन साइडेड है। दूसरा, लस्ट इज अ सबसेट, इज अ इंटीग्रल पार्ट एंड अ सबसेट ऑफ लव। लोग अक्सर लस्ट Okay. और लव को आमने सामने, बट लस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लव। लव का एक बड़ा दायरा है, उसके अंदर में से लस्ट जो है बहुत जरूरी, और उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा नहीं मतलब अच्छा खासा पार्ट है, और उसका सेंट्रल आइडिया है। लोग अक्सर इसको हवा बना करके एक दूसरे के सामने रख देते हैं, तो आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया एज वेल। तो और भी तरीके के मतलब कि आई कैन क्लासिफाई लव इन डिफरेंट वेज। दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ लव, कि अगर किसी भी व्यक्ति को हर्ट नहीं होना है तो जस्ट एंटरटेन द आइडिया कि लव इज ऑलवेज वन साइडेड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्यार के बारे में जो आपने बात करी कि इट इज़ वन साइडेड, और आपको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस बस करना पड़ेगा, करना चाहिए, पड़ेगा का तो पता नहीं मुझे, जो कि शायद यही लैक कर रही है बहुत सारे लोग। और वो आई गेस जितना देते हैं उससे उतना इक्वली नहीं, बट थोड़ा तो एक्सपेक्टेशंस आ ही जाती है। तो आपने जैसे बताया कि आपका रिलेशनशिप में टचवुड एंड ब्लेसिंग्स टू यू कि आफ्टर दैट मास्टर्स पहला रिलेशनशिप, और वो आज तक अभी तक चल रहा है। तो आप कौन सी ऐसी ब्रह्मास्त्र टिप्स देना चाहेंगे आज के यूथ को कि कि वो आपके रिलेशनशिप जो आपका टिका है या आपने संभाला है और जिस तरह से बुना है, जो भी चीज़ें हैं, कुछ अगर आपकी ऑब्जर्वेशन उसमें से लेके, या कुछ 3 या 2-3 जितनी भी आपको लगती है कि यार अगर ये बेसिक सी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें बेसिक होती है उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे इतना भागते रहते हैं कि वो बेसिक्स भूल जाते हैं। तो कौन सी आपकी चीज़ें, बेसिक्स टिप्स जो कि आप बताना चाहेंगे मतलब कि प्यार के दूसरा ऊपर, सामने वाला relationships के व्यक्ति भी अच्छा, मतलब अच्छा इन द सेंस के रेजोनेटिंग। अगर तुम हरामी हो सामने वाला भी हरामी है, बेस्ट कपल। तुम सीधे हो सामने वाला भी सीधा है, बेस्ट कपल। इट्स इज रादर देन, क्योंकि हर व्यक्ति के दोस्त भी हैं, हर व्यक्ति के दुश्मन भी हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है कि एक व्यक्ति जो है वो परफेक्ट है, नहीं। यू आर बीइंग परफेक्ट फॉर ईच अदर, कि एक दूसरे को पूरक कर रहे हो, कि यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर और नॉट। तो
इसके अंदर में एक्चुअल में एक रैंडम फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो कंट्रोलेबल भी नहीं है, एंड दैट इज़ कि तुमको तुम्हारे टाइप का बंदा मिल गया, टकरा गया। लेकिन अगर तुम देखो ना, तो हम अगर अ, मेरे पास टिप्स नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरे पास एक्चुअल में टिप्स नहीं है। इट हैपेंड तो ऑर्गेनिकली कि मैं बस उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिसका इस तरीके का रिलेशनशिप है, कि जो बगैर सामने वाला व्यक्ति अंडरस्टैंड, मतलब मैं आई कैन सी फीमेल्स, मतलब कि जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यार मैं चाह करके भी अगर मेरे ऐसे कोई व्यक्ति मेरे साथ में होता तो मैं तो यार मतलब मर जाता। मतलब कि मैं क्या करता उसके अंदर में। तो वो पूरक वाली बात है उसके अंदर में टोटली। तो इट समहाउ इट हैपेंड, मतलब नहीं है मेरे पास कोई, इट हैपेंड। कैसे हो गया पता नहीं, बट इस दुनिया में होंगे ना जिसमें बहुत बुरे कपल हैं, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बनेगा ही ना कि एक दूसरे के पूरक हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मतलब। और मतलब इट इज़ व्हाट इट इज़। नहीं है मेरे पास कुछ, नहीं है इसके आसपास, बता मेरे पास कोई सलाह नहीं है। मैं सलाह के लिए कुछ डेटा तो हो, इट वाज जस्ट लाइक वन थिंग। नहीं, काफ़ी सुंदर है फिर तो। जितना आई गेस जितना उसको कॉम्प्लिकेट करने की या उसके अंदर घुसने की ना कोशिश करी जाए उतना ही बेहतर है। सिंपल थिंग्स, लव इज़ सिंपल थिंग, इट शुड बी सिंपल ओनली। आगे चल के आपने शुरुआत में बात करी थी पुराणों के ऊपर और उस चीज़ों के ऊपर, तो जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, जब आपने वो बात करी और मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो पॉप हुआ कि रामायण, महाभारत जो भी लिखी गई है और उसकी कई-कई सारी कहानियाँ हैं कि ब्रह्मा जी ने आके नरेट करी थी, गणेश जी ने आके नरेट करी थी, और बहुत अलग-अलग किस्म की कहानियाँ हैं, और कुछ से अभी तक इन्हें माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ ही कहा जाता है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज़ अ रियल स्टोरी, बट इन आवर कल्चर, हिंदू कल्चर, इंडिया, इट इज़ लाइक वो सच ही है उनका, वो ये हुआ ही था। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? एंड आई नो वहाँ से लर्निंग्स बहुत सारी हैं, बट विद द साइंस अगर आप देखना चाहें कि कुछ-कुछ चीज़ें वहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं एपिसोड्स में महाभारत के, रामायण में वो एरो फेंक रहे हैं और टकरा रहे हैं मिड एयर में, और वो हो रहा है, पावर्स निकल रही हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट, और आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? पहला पॉइंट कि कोई चीज़ अगर एक बार हो गई है और वो समय बीत गया है, तो उसके बाद द हाँ, आइडिया बिकम ऑब्सलीट कि वो सच में हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि अब उसकी केवल याद है। और दिस इज ऑल दैट मैटर्स। पहला पॉइंट, क्योंकि अगर कोई ओके। पर्टिकुलर चीज़ हो जो या, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने ज़्यादा किसी भी कहानी के वेरिएशन आपको मिलेंगे, इसका मतलब है वो कहानी उतनी पुरानी है। जिस तरीके से आप समझिए कि जितने ज़्यादा हमारे डीएनए के अंदर में, हमारा डीएनए कहीं एक-एक जगह से चेंज होता है, उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी। उसको ओके। इसका जितने ज़्यादा एसएनपीज़, मतलब उतना ज़्यादा वेरिएशन, मतलब उतनी ज़्यादा पुराने से चलता आ रहा है। इसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपके थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट, आप सर के ऊपर अंडे की ट्रे है, और वो 1 अंडे की ट्रे नहीं है, वो 5000 अंडे की ट्रे आप लेकर के चल रहे हैं सर पे, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, चल रहे हैं, और हर 10 कदम पे आप 1 अंडा गिराते हैं। अगर आप हर 10 कदम पे 1 अंडा गिराते हैं, तो और हाँ, अगर आप ढूँढें, अगर आप 50 दिन के बाद आएँ और ढूँढें और आपको मिले कि तकरीबन 100 अंडे गिरे हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इतने कदम तकरीबन ये व्यक्ति चला होगा। जितने ज़्यादा अंडे गिरेंगे उतने ज़्यादा, मतलब हाँ, जितने अंडे गिरेंगे इज़ सिंगल म्यूटेशन, वही वो एक एसएनपी है। तो जितनी ज़्यादा एसएनपी, मतलब उतना ज़्यादा पुराना ये चलता हुआ आ रहा है। इसका मतलब किसी भी कहानी में जितने ज़्यादा वेरिएशन एग्ज़िस्ट करते हैं, ये इस बात का परिचायक भी है कि वो कहानी उतनी पुरानी है। हमारे पुराणों में, हमारी कहानियों में अगर तुम ध्यान दो दोस्त, के जितने के एक ऐसा वर्ज़न भी है जिसमें सीता रावण की बेटी है। एक ऐसा वर्ज़न भी है जिसके अंदर में हाँ, जो नॉर्थ में देखेंगे तो आपको गणेश छोटे बेटे हैं, कार्तिकेय बड़े बेटे हैं। साउथ में जाएँगे, कार्तिकेय जो है बढ़िया। वो छोटे बेटे हैं, गणेश बड़े बेटे हैं। इसके अलावा धीरे-धीरे वाल्मीकि की रामायण से लेकर के तुलसीदास की तक आपका जो वेरिएशंस हैं वो चलते जाएँगे। जितने ज़्यादा वेरिएशन मिल रहे हैं, तो कहानी का एटलीस्ट उतनी पर्टिकुलर पुरानी है, नो डाउट अबाउट इट। अ, और जहाँ तक भी फिलॉसफिकल आइडियाज़ होते हैं, और ये मतलब मैं बता नहीं सकता, जब पहली बार अगर आप देखें तो ये इंडिया की ही कहानियाँ हैं। इस बात का परिचायक भी ये है कि दोनों के दोनों घर के झगड़े हैं।
भारत के दोनों महाकाव्य महाग्रंथ, महाभारत घर का झगड़ा है, रामायण घर का झगड़ा है। इट इज टोटली जॉइंट फैमिली, क्योंकि भारत को डिफाइन करता है, जॉइंट फैमिली जो है भारत को डिफाइन करती है ऑलमोस्ट, कि जिस मतलब बहुत कम देश हैं इतने जिसमें जॉइंट फैमिली का कल्चर इतना तगड़ा है कि यहाँ पर बाहर अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो यू आर बीइंग लुक डाउन अपॉन, लेकिन इंडिया में अगर आप घर वालों को छोड़ करके रह रहे हैं तो फिर तो पीपल विल लुक डाउन अपॉन यू। तो क्या नाम है, तो एक तो ये आइडिया कि जितना ज़्यादा उसके वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें पुरानी हैं, और कोई भी जो नॉलेज है, कोई भी चीज़ है, वो हमेशा रिसिपिएंट के लेवल पे एग्जिस्ट करती है। ये स्टेटमेंट को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटा चाहिए होगा, बट दिस आइडिया इज कमिंग फ्रॉम जिद्दू कृष्णमूर्ति। नॉलेज ऑलवेज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके करीब का अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो ये है कि एवरीथिंग कैन बी लर्नड बट नथिंग कैन बी टॉट। अगर इसके सबसे करीब का अगर मैं पास का स्टेटमेंट बोलूँ तो एवरीथिंग कैन बी लर्नड, नथिंग कैन बी टॉट। और उसी का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है कि नॉलेज विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली एट द रिसिपिएंट्स लेवल, कि केवल और केवल रिसिपिएंट पे ही वो नॉलेज एग्जिस्ट कर सकती है। तो वो सेम स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के लिए, अब आप देखेंगे कि वो सेम स्टेटमेंट कुछ भी उठा लो आप, एक गीता का श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मते संगस्तु कर्मणि। ये सेम स्टेटमेंट 2 अलग अलग व्यक्तियों को अगर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, वो दोनों के दोनों अलग अलग इसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से एक किताब आपको उतना ही देती है जितना उस वक्त आपकी लेने की सामर्थ्य होती है। अगर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद करें तो आप एनसीईआरटी जब एक बार पढ़ लेते थे और जब दोबारा पढ़ने जाते थे तो किताब आपको नया कुछ देती थी, क्योंकि अब आप उस नए लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब वो किताब वो आपको देने के लिए तैयार है, वो नई इन्फॉर्मेशन जो पिछली बार आपसे गुजर गई थी, आप तक पहुंची ही नहीं थी, और आपको ये लगता है कि यार ये कैसे यार नई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जितनी बार आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे उसके अंदर में ताकत है कि वो हर बार, क्योंकि हर बार बुद्ध के ऊपर जब वो एक स्टेटमेंट है ना, यू कैन नॉट पुट फुट इन द सेम रिवर ट्वाइस, कि आप किसी भी नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जब आपने कदम रखा तो नदी आगे बढ़ गई, अभी नई नदी है। केवल और केवल ये नहीं, जिसने कदम रखा था वो भी कोई और था और जिसने नया कदम रखा है वो भी कोई। तो 2 लेवल पर यहाँ पर काम चल रहा है कि केवल नदी ही नहीं बदली है, बंदा भी बदल चुका है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर में। उसी तरीके से किताब जब आप पहली दफा पढ़ेंगे तो दूसरी दफा आप बदल चुके हैं, दूसरी दफा कोई और बंदा किताब पढ़ने आया है, तो वो सेम किताब इस नए बंदे को नई इन्फॉर्मेशन ग्रांट कर सकती है। वही हालत है, वही सेम इक्वली एप्लीकेबल टू ग्रंथ एज वेल, कि वो केवल उतना दे सकती है जो व्यक्ति जितना लेने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि नॉलेज केवल रिसिपिएंट के लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब शायद ये स्टेटमेंट थोड़ा सा एक कदम करीब अगर पहुंचाओ कि नॉलेज केवल रिसिपिएंट के लेवल पर एग्जिस्ट करती है। पर कहते कि आप बात कर रहे थे और आपने लड़ाई की भी बात करी, और दिल्ली, शायद ये पहले हमारी इस पे पहले भी बात हुई थी, बट वापस से क्योंकि लोगों को मुझे बताना है और वो कहानी वापस सुनना चाहूँगा मैं वापस। मतलब अगर कढ़ाई के किस्से भी हैं तो मैं बस एक ही शेयर कर देता हूँ जो शेयर करने लायक है, जो एथिकल रहेगा। वो है कि फुटबॉल के मैच में फुटबॉल का मैच हो रहा है कॉलेज के अंदर में, 2 टीमें खेल रही हैं। अब फुटबॉल के जितने इधर से खिलाड़ी हैं और जितने इधर खिलाड़ी हैं, ये सारे ऐसे आपस में भिड़े हैं, मतलब जिसको जो मिल रहा है वो पीट रहा है। और फिर क्या नाम है, सबको ही अगर आपने पीट दिया। अब उसके बाद क्या है कि सजा सबको मिलनी होती है। डज नॉट, वो इंडिया का कल्चर है। तब सब लोगों से ही वो सफाई कराई जाएगी, सब लोगों से ही पोस्टर बनवाए जाएंगे। वो तो टिपिकल कि क्या ही सजा दे दोगे तुम बैच, मतलब उसके अंदर में। तो वो एक सीन है, बिल्कुल ऐसा फिल्मी सीन है कि मैच चल रहा है पूरा का पूरा, और पूरी की पूरी टीम इधर से और पूरी की पूरी टीम इधर से ऐसे घूम आपस में लड़ रहा है, जिसको जो मिल रहा पेल रहा है। काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। फॉन्डेस्ट मेमोरी की बात करी थी, मुझे अभी थोड़ा बहुत आई गेस आपने गहरी बातें करी। तो फॉन्डेस्ट मेमोरी की बात करी, हम चाइल्डहुड पे गए थे, तब आपने बोला कि आपके 12th के बाद ही सबसे ज़्यादा फॉन्डेस्ट मेमोरीज़ हैं। तो व्हाट इज़ योर फॉन्डेस्ट मेमोरी, एंड कट एडिंग टू इट, ऐसे कौन से लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा नया पर्सपेक्टिव और चेंज किया है बेसिकली? रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग, पहला कि जब मुझे इंटरनेट पर यूट्यूब पर इंटरनेशनल टीचर मिल गए। ओके। जब मैं, क्योंकि बैचलर्स में आया था और ये बैचलर्स में हुआ मेरे साथ, हाँ कि जी। जब मुझे पहली दफ़ा उन लोगों से पता चला कि सोचना किस तरीके से है, बस एक मतलब माइलस्टोन को अगर मैं रखूं केवल और केवल। दूसरा, बैचलर्स के अंदर में टीचर का ये कह देना कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा कोर्स में,
तुमने इसलिए थोड़ी लिया था कोर्स। जाओ, पूरी लाइब्रेरी तुम्हारी है, पहले पन्ने से लेकर के उससे लेकर के प्रीफेस से लेकर के रेफरेंस तक आखिरी पन्ने तक पढ़ो, जाओ। और तुमने चुना है ना ये कोर्स, किसी और ने तो कनपट्टी पे बंदूक रख करके तुमको दिलाया नहीं है। अगर तुम आ गए हो तो अब कौन रोक रहा है तुम्हें यहाँ पर भागने से, दौड़ने से? अब तुम्हें क्यों अपने सिलेबस का पढ़ना है? पूरी लाइब्रेरी तुम्हारी है, जाओ खाओ। दैट आइडिया, ये बंधन से मुक्त कर देना। क्योंकि इंडिया में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि लोग चाहते हैं किताब पढ़ना, एंटाइज करता है लोगों को किताबें, लेकिन उनको ख्याल आता है यार पहले अपनी कोर्स की तो पढ़ ले। अब इसकी इस रस्साकशी के चक्कर में न तो वो कोर्स की पढ़ता है, न तो वो बाहर की पढ़ता है, दोनों से अछूता रह जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाड़ में जाए, तुम पढ़ो जो मर्जी, तुमको कोर्स, तुमको पता है ना, पेपर स्कूल के कॉलेज के टीचर ने पेपर बनाना नहीं है, पेपर आना बाहर से, तो किसी को नहीं पता कि क्या क्या पेपर बनेगा, कैसे पेपर बनेगा। तो जो मिले वो पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने खुद के लिए पढ़ो। तो ये जब एक ऐसा आइडिया जो कि ओरिजिन पे होना चाहिए था, हमेशा से होना चाहिए था, कि हमेशा से यही पता होना चाहिए था कि भाई भाग ना, तेरे को रोक क्यों कौन रहा है, कौन रोक रहा है तेरे को कुछ भी चीज जानने से, बूझने से। वही, और अगर मैं लौट करके देखूं स्कूल में क्या चलता था, कॉपी चेक कराओ, कॉपी में क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज क्यों नहीं पूरी की है तुमने। ये तो पढ़ाई थोड़ी है, ये तो मतलब ट्रेनिंग, और मतलब बांध करके पट्टा गले में तुम्हारा वो होता था, उसमें पढ़ाई का तो एजुकेशन नहीं थी, वो लिटरली मतलब कुछ और ही था वो। जब पहली बार इस बात से एक्सपोज हुए हम तो मतलब कि काफी बंदे, तो मतलब लगा कि यार ये तो मतलब एकदम से मुक्ति सी मिल गई है जैसे। फिर कोई रोक टोक नहीं, कि कोई ये नहीं कि ये कंप्यूटर साइंस की किताब है, कि ये मैथ की किताब है, कि ये किसका कोर्स है। फिर उसके बाद आईसर के अंदर में कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केमिस्ट्री का कोर्स ऑडिट कर रहे हैं, कि इंडिपेंडेंस का कोर्स, कि इंडिपेंडेंस पे कोई चीज बंदा पढ़ा रहा है उसका कोर्स ऑडिट कर रहे हैं। फिर तो तुम जानना चाहते हो, तुम पूछना चाहते हो, तुम अपने लिए करना चाहते हो, पास तो हो ही जाएगा हर व्यक्ति। मतलब फिर पता चला कि पास हो ही जाते हैं। अगर तुम एक्चुअल में क्या था कि तभी मर के पास होगे जब तुम केवल कोर्स में घुसे पड़े हो। और एक और आइडिया मेरे को क्लिक हुआ था कि जब लोग अच्छे होते हैं ना, तो सब में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में नहीं। मतलब कि हमेशा ये आइडिया लगता था मुझे कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना केवल और केवल, वो अच्छे होते हैं, मतलब वो फिर और किसी चीज में अच्छा नहीं करते हैं। फिर ये आइडिया कॉलेज वगैरह में ब्रेक हुआ, भाई वही बंदा है, यही गिटार बजा रहा, यही बास्केटबॉल खेल रहा है, यही पढ़ाई में भी बेहतरीन नंबर लेके आ रहा है। फिर वहां से वो आइडिया ब्रेक हुआ कि भैया नहीं, फिर वो है कि तुम छोड़ दिए गए हो, तुम पे कुछ किसी चीज को इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो करनी होती है। ये आइडिया कि यू आर फीलिंग सो हेल्पलेस अबाउट इट कि मैं कर रहा हूँ, मैं खुद खत्म हो जा रहा हूँ। ये आइडिया है जिद्दू कृष्णमूर्ति का, कि आइदर एक्सपीरियंस कैन एग्जिस्ट और एक्सपीरियंसर कैन एग्जिस्ट, दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते। तो अगर एक्सपीरियंसेस चाहिए तो वो एक्सपीरियंसर को गायब होना पड़ेगा। अगर जब वो, और ये कोई कह के नहीं कर सकते तुम, मतलब इट इज व्हाट इट इज। ये मैं जो बोल रहा हूँ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो रियलाइजेशन में जब बदलेगी तो बदलेगी। तो ये है वो पर्टिकुलर एक सेंट्रल आइडिया, नजरिया। और जाना भाई, तेरे को कोई रोक कौन रहा है? मतलब खुद ही अपने आप पर बेड़ियां डाल रखी थी, जाने अनजाने की, पता ही नहीं था कि हमने खुद पे ही बेड़ियां डाल रखी। हाँ, आई गेस यही बहुत बड़ा आइडिया है। और मेरा आई गेस फॉलोअप यही क्वेश्चन था कि बहुत खूब कहा आपने, और इट डज मेक सेंस कि आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। बट इंसान की चेंज की कैपेबिलिटी साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप बताना चाहें, और जो भी आपकी रीजनिंग है उसके साथ, कि वी सी अ लॉट ऑफ ह्यूमंस राइट नाउ, सबको पता है बेसिकली। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि यही है कि उन्हें पता है और फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। उन्हें पता है कि उन्हें जल्दी सोना है, या उन्हें पता है कि उन्हें ये करना है, उन्हें पता है कि उन्हें किताब पढ़नी है, उन्हें पता है कि एक्सरसाइज करनी है, बट स्टिल वो एक मंडेन रूटीन में फंस चुके हैं जहाँ पे वो ऐसा फ़ोन चलाने लग जाते हैं या कहीं हो जाते हैं। और फिर रहता है कि इट्स नॉट ईजी टू चेंज, एंड इट इज़ नॉट। साइंस, ऑल प्रॉब्लम्स आर माइंड प्रॉब्लम्स। लोग उसको फिजिकल रेल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बगैती वाला आइडिया है, साइंस वाला नहीं। लोग उसको फिजिकल रेल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से जो लड़ाई थी, जो प्रॉब्लम थी, वो मेंटल रेल्म की, वो कभी फिजिकल रेल्म की थी ही नहीं। पतला होना, कुछ हासिल करना, कुछ करना, वो मेंटल है। इसके अलावा जो दूसरा आइडिया है कि लोगों को लगता है कि ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा।
उनको चाहिए नहीं असल में, क्योंकि ये बड़ा अंतर है इन दोनों के अंदर में। कोई चीज़ चाहिए मुझे एज़ हाँ, कंपेयर टू यार ये मिल जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा यार, ये हो जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा, मैं फर्स्ट आ जाऊँ तो मज़ा नहीं आ जाएगा। ये हो जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा वर्सेस मुझे चाहिए। ये मतलब कि इट इज़ मतलब कि वो सीरियसनेस कि मुझे मतलब मैं इसके अलावा क्या बोलूँ कि मैं इट्स अ लैंग्वेज ही मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है कि वो मतलब चाहिए नहीं उनको। मतलब इट इज़ मेरे लिए तो मेरे हिसाब से मैं भी आई एम आल्सो इन दैट कैटेगरी कि वो अगर चाहिए किसी को इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल जाए तो मज़ा नहीं आ जाएगा। और इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट कि जब आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, जब तक इंसान के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, वो हमेशा ईज़ियर ऑप्शन चुनेगा। जब तक आपके पास ऑप्शन है कि आज रात फ़िल्म देखी जा सकती है वर्सेस आज पढ़ा पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए, यू विल ऑलवेज़ चूज़ फॉर फ़िल्म देख लेते हैं। और इसीलिए जब एग्ज़ाम का आखिरी हफ्ता होता है, तब वो ऑप्शन खत्म होता चला जाता है। और जब आपके हाँ, ज़हन को पता है कि अब ऑप्शन नहीं है, तब आप वो किताब ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे मैक्सिमम एफ़िशिएंट पढ़ाई एग्ज़ाम के पिछले हफ्ते में की। क्योंकि उसकी बिल्कुल, उस हफ्ते में आपके ज़हन के मुताबिक आपके पास ऑप्शन नहीं था। अब खूबसूरती की बात ये है कि आप चाहें तो ये ऑप्शन मेंटल रेल्म में भी खत्म कर सकते हैं। जो वो फिजिकल रेल्म से खत्म हो रहे थे आपके कि आपको पता है कि अब एक ही हफ्ता बचा है और मेरी एफिशिएंसी इतनी ही है कि मैं एक हफ्ते में 4 चैप्टर ही खत्म कर पाऊँगा। तो उसी के मुताबिक आपका दिमाग कैलकुलेट कर लेता है और उतने में ही जाके सीरियस होता है, जब आपको लगता है कि हाँ, अब नहीं करा तो ज वाट लग जाएगी। अब मेरे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, चलो अब करते हैं पढ़ाई। और आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी भी तभी निकाली। आप अपने आम दिनों के अंदर में चैप्टर पढ़ते बिल्कुल। हैं, 1 पन्ना पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। उस रात आप एक-एक पे चैप्टर को पूरी-पूरी एफिशिएंसी के साथ निपटाते हैं, क्योंकि आपके मुताबिक आपके ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब आपको वो चाहिए। इन द एंड ऑफ इट जस्ट बेसिक सटल नॉर्मल एक पेटेंट क्वेश्चन जो सबका होता ही है और होना ही चाहिए जैसा भी है। एंड इससे और आफ्टर दैट इससे पहले विद दिस कॉन्वर्जेशन मुझे बहुत ज़्यादा आई गेस जो मैं इसका नोट्स बनाना चाहूँगा तो वो है कि लॉजिक सबका अलग अलग है और जिसने जो देखा उसका वही लॉजिक है। लव इज़ वन साइडेड, वो बहुत ही गहरी और अनोखी बात है। और जिस कहानी के मल्टीपल स्टोरीज़ हैं और मल्टीपल आउटलुक्स हैं, वो बहुत पुरानी और अनोखी हो सकती है। और लव इज़ लाइक जस्ट सिंपल, और उसके लिए आपके पास कोई टिप्स नहीं है। और नॉलेज रिसिपिएंट जो रिसीवर है उसी के हाथ में, उसी के हाथ में उसका डोर है कि वो उसे कितनी खींचना चाहता है और कितनी ढील देना चाहता है। विद दैट, अदर देन दिस की पॉइंट्स, ज़िंदगी के बारे में बेसिकली या नॉर्मली किसी भी चीज़ के बारे में आपने की जो ज़िंदगी बीती है आपकी और आपने जो बिताई है यहाँ पे, अगर उसके बारे में आप बात करें, आप उसे रेट्रोस्पेक्टिव में देखें। और आपने जो बात कही थी, और एक मेरे टीचर हैं उन्होंने भी एक बात कही थी कि लाइफ इज़ लिव्ड फॉरवर्ड एंड अंडरस्टूड बैकवर्ड्स। जब आप उसे जी लेते हैं उसके बाद आपको समझ आता है कि ओ हाँ ठीक है, ऐसा था। बट इन दैट मोमेंट आप सब जी रहे हो विदाउट एनी लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग, बस यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट। सो व्हाट आर योर सम 3 लर्निंग्स नहीं तो कुछ अवेकनिंग्स और समथिंग रियलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन जो आपके लिए ज़्यादा फिट बैठता है मेरे लिए, ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ की जो आपको बहुत इंटाइसिंग लगती है और थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगती है कि ये भी है। बहुत छोटे-छोटे नगेट्स हैं, अगर हैं भी तो। कोई ऐसा बड़ा ख़्याल नहीं है कि जो कोई मतलब ये शब्द ही ना अपने आप में बड़ा भारी शब्द है लाइफ़। अ, और बहुत सारे शब्दों को मेरे ख़्याल से हमने बड़ा बना भी दिया है, मतलब कि वो लैंग्वेज में इतना ज़्यादा सेंट्रल में इस्तेमाल होते हैं कि वो आई एम नॉट श्योर कि मेरे को पता भी नहीं है, मतलब कि अभी आज मैं बस शेयर कर देता हूँ, ये कोई बड़े ख़्याल नहीं है, ये बस ये वो ख़्याल बिल्कुल, हैं जो बिल्कुल। आज मैं सोच रहा था या आज मेरे ज़हन में आ रहे थे जब मैं आज का दिन, आज की किताबें, आज के पॉडकास्ट, आज की चीज़ें सुन रहा था। तो जो-जो मेरे ख़्याल बिल्कुल। आ रहे थे वो मैं साझा कर रहा हूँ केवल और केवल। इसमें कोई मेरे पास बड़े तोपची ऑब्ज़र्वेशंस नहीं है। पहला हाँ, कि जो अर्थ है, हम जब हम कहते हैं अर्थ माँ है, मतलब कि माँ की संज्ञा देते हैं, बोलते हैं कि हमारा पालन-पोषण करती है, हम उसका ही शोषण क्यों कर रहे हैं?
दिस आइडिया एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम कि भाई अगर आपको एक पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर से जब आपको गेहूँ मिल रहा था, तो इट एक्चुअली मेक सेंस कि ये एक पर्टिकुलर जगह है, इस पर्टिकुलर जगह से मुझे गेहूँ मिल रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं ज़िंदा रह रहा हूँ, तो इट इज़ गिविंग मी समथिंग, तो दिस लैंड इज़ माई माँ, ठीक है। लेकिन इसको पूरे ग्लोब पर अप्लाई कर देना बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है, क्योंकि अगर आप देखें, तो अर्थ बड़ा हॉस्टाइल है। अर्थ इतना हॉस्टाइल है कि अर्थ के ऊपर जितने भी जानवरों ने आज तक जिंदा रहने की कोशिश की, उसमें से लिटरली 99.9% कितना 99.9% अर्थ ने खत्म कर दिए। अगर अगर कि आपको अर्थ इसलिए अच्छी लगती क्योंकि आपने इंसानों ने ये चार दीवारी बनाई है। ये चार दीवारी हटाएंगे आप तो आपके बारिश भूकंप आपका क्या नाम है, अभी निकल के देखिए, अभी दिल्ली में कहीं भी निकल करके देखिए, नदी का बहाव हो, खतरनाक आंधियाँ हों, खतरनाक तूफ़ान हो, बर्फीली हवाएँ हों, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी, इतने लोग मरेंगे अगर ये घर हमने ना क्रिएट किए होते। अगर हमने तो ये जो आइडिया है कि अर्थ को जो हमने बोला कि हमको बहुत संजोती है, हमको बड़ा अच्छे से प्यार करती है। अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू किल यू, क्योंकि उसने इस धरती पर पैदा हुए 99.9% लोगों को मार दिया। ये है लेवल नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग। अब इससे ऊपर की एक लेवल अंडरस्टैंडिंग, और वो ये है कि अर्थ को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थ इज़ लिटरली एक रॉक का टुकड़ा है जो इस धरती पर घूम रहा है, उसको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों ही आइडिया बहुत ही एंथ्रोपोजेनिक आइडिया थे। अगर तुमने पहले वाले आइडिया को सब्सक्राइब किया जिसमें अर्थ माँ थी, तब भी तुम एंथ्रोपोजेनिक थे। अगर तूने दूसरा जो मैंने कहानी सुनाई, उसको अगर सब्सक्राइब किया, तब भी तुम एंथ्रोपोजेनिक आइडिया पे थे, सब्सक्राइब कर रहे थे, तुम दोनों सेम थे। असल जो सच्चाई है वो ये है, अर्थ को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आज का ख़्याल। काफ़ी गहरा है और आई गेस सही नोट पे एंड हुआ है आई गेस, अगर किसी ने सुना होगा अंत तक, अगर कोई सुनेगा तो, अगर क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट वो पूरा आई गेस मेरे को लगता है कि एज अ मूवी और एज अ सॉन्ग की तरह रहा है कि उसका पूरा कोरस आया और वो सब कुछ, और बाय द एंड ऑफ इट द मेन पार्ट ड्रॉप्ड सो इट वाज द मेन पार्ट ड्रॉप्ड। बस यही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्त। बहुत ही अच्छा लगा कि वापस आपसे मुलाकात हुई और इस बार अलग, और इस बार आई गेस मेरा भी फ्रीली मैंने भी बहुत खुल के बात करने की कोशिश करी और कोशिश करे कि आपसे कुछ ऐसे सवाल किए जाएं जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े या आप थोड़े बस होपफुली ये रिकॉर्ड हो गया हो। इस बार बट हो दिखा गया। रहा है रिकॉर्डिंग 1 hour 23 minutes, तो नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो आई गेस कुछ और बेहतरीन होना बाकी रहेगा। बस यही उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्त।